Hello and a very warm welcome to Gold Classes once again. This is going to be the second lecture of your spoken English journey. अंग्रेजी बोलना सीखने की ये जो जर्नी है ये दूसरा दिन है और मैं आप सभी को बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश की इस यात्रा में 90 डेज तक आपको बने रहना है। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी विद मी एंड डेफिनेटली यू विल बी अ बेटर स्पीकर इन द डेज टू कम. So that is exactly what we have decided to do. With all your support and your journey, I will be there. And guys, let me tell you very frankly, spoken English is not tough. It's very easy, but you need to give your time, devote yourself to it wholeheartedly. Otherwise, nothing will happen the way you are expecting. So keeping that in mind, this is going to be the second lecture of your spoken English journey. And in this journey, guys, I have decided to give you the best possible guidance and everything that is needed for the journey to begin and to complete. Okay, so that is why I am here and I will be teaching you. Let me tell you, by the way, my name is Dr. Amnitra. I am your language coach. I will be your coach for about 90 days in this. So दूसरा दिन है, दूसरे दिन में मैं आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि डे 1 में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था. अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने आप सभी से बोला था कि स्पोकन इंग्लिश के लिए 5 एरिया पे आपको काम करना होगा, जिसमें से फर्स्ट है ग्रामर. ओके, सो ग्रामर कहीं ना कहीं से एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे अंग्रेजी वहाँ की मातृभाषा नहीं है, वहाँ पे आपको ग्रामर से काफ़ी मदद मिल जाती है. दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू focus on grammar in the initial days of your journey. And the second thing is that let me tell you, you will work on your pronunciation, right? So pronunciation is very important. आपको उच्चारण आपका, क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों का उच्चारण देखिए 100% तो पूरे इंडियंस में कोई नहीं करता सही, बट आपको काफ़ी एक लेवल तक पहुंचना है. क्योंकि मैं देखता हूं कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसके वो लेकर के जैसे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और इंडियन लेवल पे जो अंग्रेजी बोली जाती है उसमें काफ़ी अंतर होता है. तो आपको क्या करना है कि एक लेवल तक पहुंचना है जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपका मजाक न बने, आप एक अच्छे लेवल की अंग्रेजी बोल पाएं. मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स जो बोलते हैं उसके अंदर भी कहीं न कहीं से प्रोनाउंसिएशन एरर्स आ जाते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी 100% एक्यूरेट नहीं भी होती अगर प्रोनाउंसिएशन, तो भी आपको उस पर काम करते रहना है. ऑन अ डेली बेसिस यू नीड टू चेंज योर प्रोनाउंसिएशन, और जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आप पहले करते आते थे उसको सुधारना भी है. एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, थर्ड जो है, फर्स्ट एरिया आपको ग्रामर पे काम करना है. सेकंड एरिया यू नीड टू फोकस ऑन इज योर प्रोनाउंसिएशन पार्ट. एंड थर्ड थिंग आई हैव टोल्ड यू वंस अगेन, लेट मी रिपीट, कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है और साथ में आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा वर्क करना होगा. क्योंकि अंग्रेजी बोलने में अगर आप बॉडी लैंग्वेज नाम की चीज़ से अगर आप अवेयर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग आपका लगने वाला है एक्सप्रेशन. जब भी आप किसी से मिलते हैं तो एक वार्म हैंडशेक होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, सीधे खड़े होना है, सीधे बात करना है. ये सब जैसे कंधे खुले हो, आप समझ लो कि सीधे देखना है. आई नीड टू से ये चिन आपका अप होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं. द वे वी कम्युनिकेट विद एनीबडी, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आप जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे आप हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में, विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज अगर आप बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट पर्सन में गिने जाते हैं डेफिनेटली. तो चलिए, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ड्रेसिंग सेंस. ड्रेसिंग सेंस इज द की टू योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये कहीं ना कहीं से सारे जो टॉपिक हैं ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे. ओके, तो मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग सेंस इज ऑलवेज to be taken care of, otherwise आपको एक अच्छा impression नहीं दे पाते हैं किसी से भी मिलते हैं तो. ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, अभी हम लोग फोर्थ एरिया पे जिस पे काम करना है हमें, मैं आप सभी को बता रखा हूँ, वो क्या है आपका, मैंने बोला था कि वोकैबुलरी. ओके, ये पॉइंट मैंने 1 2 3 कैसे भी कर लिया. तो आपको वोकैबुलरी पे भी काम करना है. इसे अदर वर्ड्स में मैं कहूँगा वर्ड पावर, राइट. तो वर्ड पावर यानी शब्दकोश, आपका शब्दों का, जैसे कि अंग्रेजी के शब्दों को आपको डेली बेसिस पे कुछ ऐड करने हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ अंग्रेजी में बात करनी हो, जैसे बार बार, हिंदी में बोलना है बार बार, तो उसका एक अंग्रेजी अर्थ आपको याद होना चाहिए कि ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन. तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आपको
सेंटेंसेस तैयार करने हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं तैयार करना है आपको, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस तैयार करने हैं इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि डिफिकल्ट मींस कठिन, तो आप डिफिकल्ट से सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि आप डिफिकल्ट के लिए पूरा एक सेंटेंस तैयार करो, जैसे कि दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी, या इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। तो ये एक सेंटेंस बन रहा है, दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस। और ऑन अ डेली बेसिस ये वर्ड पावर आपको जो जुटाना है ना, ये ऐसे ही जुटा के रखना है। वर्ड पावर आपका फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस का होगा, ठीक है। लास्ट एरिया में हम लोग ज्यादातर लिसनिंग पे फोकस करेंगे, एंड जैसे ही लिसनिंग हम करेंगे तो उसमें सुनते हुए हम स्पीकिंग भी शुरू कर देंगे गाइस। तो स्पीकिंग इज द लास्ट डेस्टिनेशन वेयर वी नीड टू रीच एक्चुअली। हालांकि मैंने आपको बोल रखा है कि हम लोग 4 एरिया पे काम करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कहीं ना कहीं से इस कोर्स को जो ऑनेस्टली कंप्लीट करेगा, इस कोर्स में मेरे साथ बना रहेगा 90 डेज तक, डेफिनेटली उसकी राइटिंग स्किल भी आपकी चेंज होगी, आपकी लिखने के जो तरीके हैं, जो एरर्स होते थे वो सब खत्म होंगे, और आप धीरे धीरे चीज़ों को अपने आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 90 दिनों तक की यात्रा में मेरे साथ बने रहना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टारगेटेड collectively to achieve in our life। and 90 जो ग्रामर सेक्शन है ना, इस पे हम लोग लगभग 20 डेज तक इस पे काम करेंगे। तो 20 डेज तक मेरा जो ये ऑलमोस्ट, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 20 डेज तक हम लोग ग्रामर पे काम करेंगे, फिर आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी सिस्टमेटिकली, एक 1 बाय 1 चीजें पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। गाइस अब देखिए, जैसे अब ग्रामर को आज मैं शुरू करूंगा, तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है मेरे हिसाब से वो लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके, सो लैंग्वेज एंड ग्रामर कहीं ना कहीं से आपको ध्यान रखना है कि इसको तैयार करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा बताया था, एक रिवीजन टाइप का मैं बता दूं, ताकि जो लोग आज जुड़े हैं वो भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहला लेक्चर डे 1 एक इंट्रोडक्शन टाइप का था। देयर वाज नथिंग स्पेशल, देयर वाज नथिंग आई कैन से इम्पोर्टेंट, बट आपको एक क्रम में रहना है 1 के बाद 2। तो चलिए, लैंग्वेज एंड ग्रामर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। लैंग्वेज इसे पढ़ना है लैंग्वेज, ओके। लैंग्वेज लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन दैट इज नॉट राइट। लैंग्वेज आपको उच्चारण हमेशा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रखना है, ताकि आपका उच्चारण काफी लेवल तक सही हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सी डिक्शनरी लेती है, सारी चीजें बताऊंगा। इसे हमें ग्रामर नहीं, ग्रामर हिंदी में लोग ग्रामर पढ़ लेते हैं, इसे ग्रामर पढ़ना है आपको। तो ग्रामर स्पेलिंग तक भी लोग कर देते हैं, यहाँ ER लिखते हैं, ग्रामर। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एक भाषा को सीखने में ना, एक भाषा का सही प्रयोग करने में ग्रामर मतलब क्या करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है। ग्रामर के अंदर कुछ रूल्स लिखे गए होते हैं, और इन रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो एक भाषा का प्रयोग सही होने लगता है। ओके, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट लोग समझते हैं ना कि ये जो हमारे लोकल एरिया में, जैसे जो आपकी भोजपुरी बोली जाती है, देखिए भोजपुरी तो एक भाषा है, बहुत विकसित नहीं हो पाई। एक नेपाल देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये ज्यादा फली फूली, बिहार राज्य में भोजपुरी का बहुत प्रचलन रहा। तो ये भी एक भाषा है, बट ये बहुत ज्यादा एक एरिया कवर नहीं कर पाया, इसलिए इसने अपना महत्व खो दिया है। और कहीं न कहीं से थोड़ा सा लोग जो एक ग्रामीण अंचल में रहते हैं, या बहुत एक अच्छे लेवल पे एक एजुकेटेड सोसाइटी जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अभी भी इस भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसको कहीं न कहीं से जब कोई भाषा विकसित नहीं होती है ना, तो भोजपुरी को हम डायलेक्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें, देखिए कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो बड़ा रूप ले चुकी हैं तो भाषा है, लेकिन जो नहीं विकसित हो पाई, एक छोटे एरिया को कवर करती है, उसे हम डायलेक्ट बोलते हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, ओके। और बोली का मतलब ये होता है, अंतर ये होता है कि बोली केवल बोला जा सकता है, और इसको लिखने का कोई सेट पैटर्न, कोई देवनागरी लिपि में जैसे हिंदी को आप लिखते हैं, जैसे ये सारी चीजें वहां पे ना आपको स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। तो बोली और भाषा में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको हम बताएंगे आपको। ओके, सो लेट मी से वन थिंग। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाषा को, जो भी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी राइटिंग पॉसिबल है, और इसको बोलना भी पॉसिबल है। मतलब
स्पीकिंग भी पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड एक जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट जिसे हम हिंदी में बोली बोलते हैं, ये भारत में अमूमन हर 200 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो गोरखपुर से अगर आप चले जाओगे प्रयागराज, अगर डिस्टेंस 250-300 किलोमीटर का आप कवर कर लिए, तो वहाँ पे जो टोन है ना भोजपुरी बोली जाएगी, लेकिन उन दोनों में टोन जो है ना चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से बोली जो है ना हर 200 किलोमीटर पे चेंज होती नजर आती है, लोगों के बोलते हुए पैटर्न में देखा गया है। लेकिन भाषा जो है ना एक बड़े एरिया को कवर करती है, कहीं ना कहीं से एक बड़े लार्ज स्केल, लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती है, इसे हम भाषा बोलते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। डायलेक्ट को केवल बोला जा सकता है, मतलब स्पीकिंग पॉसिबल है, लेकिन राइटिंग जो है लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे आप अंग्रेजी में ABCD ये सेट ऑफ सिंबल्स ही तो हैं, ये अवेलेबल है, आप लिख ले रहे हो, लेकिन भोजपुरी को लिखोगे तो अभी भी आप हिंदी की मदद से लिखोगे। हिंदी के लिपि, देवनागरी लिपि के सभी आप सिंबल्स को प्रयोग करोगे तभी तो आप लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखो बोली और भाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड अभी इसे हम लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताए थे। नाउ इज द टाइम टू फोकस एंड टू रीच टू द सेकंड चैप्टर दैट वी हैव। दूसरा चैप्टर हम सीखेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना वो एकदम से समझ लीजिए आपकी शुरुआत जीरो से हो रही है, मतलब बेसिक टू एडवांस हम लोगों ने। और ग्रामर के अंदर हमारा दूसरा चैप्टर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर होगा, राइट। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को हम लोग समझेंगे। ग्रामर की शुरुआत यानी एक लैंग्वेज की शुरुआत। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक छोटा जब बच्चा होता है, जब वो क्लास 1 के पहले भी LKG, UKG या नर्सरी, प्री नर्सरी वगैरह में जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे जैसे लेटर्स, जैसे उसको A, इसको बोलना और इसको लिखना सिखाया जाता है। वो उसी को करता है पूरे 1 साल तक। A कैसे बनाना है, बड़े लेटर में, छोटे लेटर में, उसको सिखाया जाता है। तो अंग्रेजी की शुरुआत यहीं से होती है, मतलब छोटे छोटे जैसे अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं उनको कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, हम लोग भी यहाँ से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि सर मुझे अचानक से चीजें शुरू कर दी गई और समझ नहीं आ रहा। तो आप एकदम जीरो से स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स ज्वाइन किए हैं और सारी चीजों को एकदम आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा। सबसे पहला टर्म आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, वो है लेटर। लेटर को हम वर्ड या अक्षर बोलते हैं, वर्ड या अक्षर, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लेटर को समझते हैं कि लेटर क्या होता है गाइस। सबसे पहले देखिए इसका मतलब ये होता है कि सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, ओके, सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। जैसे एक स्मॉल साउंड होता है, इसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और कोई एनी फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर मतलब पत्र भी होता है। अंग्रेजी के एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बैट शब्द मतलब बल्ला भी होता है, जैसे विराट कोहली खेलते हैं, क्रिकेटर्स खेलते हैं, और बैट मतलब आपका चमगादड़ भी होता है। तो डुअल मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं। तो लेटर को आप लोग समझ गए। अंग्रेजी में फुल लेटर्स की संख्या, ये जो स्मॉल साउंड्स हैं इनकी संख्या 26 है, राइट। और ये ऐसे आप लोग लिखते हैं जैसे A, B, C, D अप टू Z। अमेरिकन इंग्लिश में इसमें जैसे Z नहीं बल्कि इसे Z पढ़ा जाता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में काफी अंतर है, और भारत में सबसे ज्यादा जो अडॉप्ट किया गया, जिस वे में चीजों को बोला गया, वो है ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। क्योंकि 200 साल से अधिक इंडिया में ब्रिटिश रूल रहा, और कहीं ना कहीं से उस समय जो स्कूल्स खुले, अभी भी मिशनरी स्कूल्स जो हैं उस समय के हैं, 1947 के अराउंड के अभी भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक ऐसे ही इंग्लिश का यहाँ पे प्रचलन हुआ जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, और उसको मतलब एक्सपेंशन उसका किया, प्रमोट किया हर जगहों पे, एजुकेशन में, कोर्ट में, हर जगह, राइट। तो चलिए मुझे लगता है कि आप लेटर को समझ गए। लेटर के बाद हम लोग समझेंगे, देखिए मैं यहाँ सारे टर्म्स लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लेटर्स को समझेंगे। लेटर मतलब वर्ड या अक्षर। उसके आप बाद सीखेंगे अल्फाबेट क्या होता है, राइट। अल्फाबेट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं,
वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला हम लोग सीखेंगे और जानेंगे क्या है। देखिए मे भी आपको पहले से चीजें आती हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक टेबल पे लगी हुई जो धूल है ना उसे मुझे मिटाना है, ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारी चीजें 1/1 कनेक्ट करके दी जाए। ये नहीं कि आप 20 से शुरू कर लिया, पहले ही क्लास में इंट्रोडक्शन सिखाने लगा। लोग सिखाने लगते हैं पहले ही क्लास में इंट्रोडक्शन, लेकिन बच्चे को कुछ भी जीरो से कुछ भी नॉलेज नहीं है और रट करके बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद वो सरेंडर कर देता है। क्योंकि रटने का जो पैटर्न है वो मैं प्रमोट करने वाला नहीं हूँ, आपको चीज़ों को समझाना है मुझे। और आपको गोल्ड क्लासेस से जो कंटेंट दिए जाते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, रिसर्च किए हुए कंटेंट होते हैं। ये नहीं कि आपको कोई इसमें रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। चलिए तो मैं देखता हूँ कि जो दूसरा टर्म है ना वो है आपका, लेट मी से, जो हमारा दूसरा टर्म है वो है अल्फाबेट वर्णमाला। तो अभी जो छोटी छोटी जो ध्वनियां थी, ओके, लेटर से जो छोटे छोटे थे, इसको मैंने बोला ए बी सी डी अप टू जेड, राइट। अगर हम इनका एक सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट करते हैं, एक टेबल ले लें, ओके, और इस टेबल में क्रम से इनको हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ऐसे करते करते हम y और z तक आ जाएं। तो अगर हम इस पूरे टेबल को सजा देते हैं एक क्रम से, मतलब एक ऑर्डर में इनको रख देते हैं और ऑर्डर में हम आप पहुंच जाते हैं z तक, तो ये जो एक टेबल जो बन रहा है ना, ये टेबल, इस टेबल को, इस तालिका को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, राइट। इसे सभी लेटर्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो हम कह सकते हैं कि a systematic arrangement of letters is called alphabet, right। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग इसे लिख भी लीजिएगा और इसको तैयार कीजिएगा। A systematic arrangement of letters is called अल्फाबेट, ओके। तो ये रहा आपका अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है, छोटे छोटे ध्वनियों का ये जो टेबल है ना, इसको हमने क्या कर दिया, सजा दिया, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। चलिए अब अल्फाबेट के बाद मैं आपको तीसरी चीज बताऊंगा कि इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें जो ध्वनियां हैं दो तरह की शामिल हैं। इसमें क्या है, वॉवेल्स हैं और कंसोनेंट्स हैं, राइट। आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, राइट। तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है बेसिकली, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, अभी तक बच्चों को इतना पता होता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हम स्वर बोलते हैं। भाई इसको स्वर क्यों बोलते हैं? स्वर का मतलब ये होता है कि ये भी एक ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हमारा माउथ हाफ ओपन रहे, हमारा जो माउथ है वो हाफ ओपन रहे, हवा बिना टकराए बाहर आए, और हमारा टंग जो है, हमारी जो जीभ है वो हमेशा लोअर रहे, नीचे रहे, ऊपरी भाग को टच नहीं करेगी। तो कहीं न कहीं से ऐसी ध्वनियां जो तीन ये पैराडाइम शिफ्ट को फॉलो करती हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसमें आपका हवा बिना टकराए मुंह से बाहर निकलता है, आपका जो टंग है वो लोअर रहता है, और हवा जो है कभी भी, और माउथ हमारा हाफ ओपन रहता है। तो ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ऐसी ध्वनियां ही वॉवेल कैटेगरी में रखी गई थी, इसीलिए यहाँ पर ये ए, ई, आई, ओ, यू। जब मैं अभी आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, अभी उच्चारण शास्त्र जब आपको सिखाया जाएगा, तो उसमें वॉवेल्स 20 बताए जाएंगे। मतलब उसमें प्योर वॉवेल्स, डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, कौन से शब्द का उच्चारण होता है, तो वॉवेल कंसोनेंट का कैसे, कहाँ पर, जैसे कौन हार्ट पैलेट से बोले वाले हैं, जाने वाले ध्वनियां हैं, डेंटल क्या है, कैसे, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, प्लीज डोंट वरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर, ओके। लेकिन इन्हीं 26 में से कुछ हम ऐसा निकाल लें जिसमें ये ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दें, बाकी जो बचेगा, तो यानी 21 बचेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं कंसोनेंट्स, राइट। तो कंसोनेंट्स जो होते हैं इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, खाने पीने वाला व्यंजन नहीं। यहाँ पर व्यंजन वो जो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वो टकरा करके बाहर निकलती है, हमारा जो टंग है लो नहीं रहता, ऊपरी किसी भाग को टच कर सकता है, और ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय माउथ हाफ ओपन नहीं रहता है, हाफ ओपन नहीं रहेगा, बाकी किसी भी शेप में आ सकता है। तो ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जो करते हो और ऐसी ध्वनियों को देखा जाए तो इन कैटेगरी में जो शब्द, जो ध्वनियां रखी गई हैं, उन्हें हम
कंसोनेंट्स बोलते हैं, राइट। मुझे लगता है कि आपको चीजें बड़े ही सिस्टमैटिक वे में समझाई जा रही हैं और आप समझ भी रहे होंगे। फ्रेज, राइट, फ्रेज को हिंदी में हम शब्द समूह बोलते हैं, शब्द समूह, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज को उपवाक्य या वाक्य खंड बोला जाता है, उपवाक्य या वाक्य खंड, राइट। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए सेंटेंस मतलब वाक्य क्या होता है। देखिए अभी बेसिक जानकारी आप एकत्रित करिए, अचानक से आपको तुरंत आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें और आप उसको रट लें और बोलने लगे तो दैट इज नॉट द राइट वे टू स्पीक, और पीपल विल से योर स्पीकिंग इज नॉट अप टू मार्क। ओके, सो आपको एक सिस्टमैटिक एक बेस नॉलेज बनाना है। जैसे पहले आपको एक घर बनाना होता है तो पहले बेसमेंट बनता है, फिर उसके ऊपर आप मकान बनाते हो, चाहे जितना मंजिल बना लो, लेकिन बेसमेंट मजबूत होनी चाहिए। आपको बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर का नाम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। पहले बेसिक्स बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आप सेंटेंस सीखेंगे, सेंटेंस के बाद हम पैराग्राफ सीखेंगे। पैराग्राफ क्या होता है जानेंगे, इसको हिंदी में हम अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत का संविधान बहुत सारे अनुच्छेदों में बटा है, ओके, तो अनुच्छेद। और इसके बाद आता है यसे, राइट, ऐसे को हम हिंदी में निबंध बोलते हैं। और 2-3 निबंध किसी चीजों में लिख दिया तो उसे हम बुक कह सकते हैं। बुक मतलब किताब, किताब का मतलब वो समझ लीजिए कि एक छोटे क्रम में सबसे छोटी संरचना लेटर। अब देखिए लेटर के बाद अल्फाबेट आया, ओके, अल्फाबेट के बाद एक चीज यहाँ पे छोटा है, मैं आपको वर्ड भी बताऊंगा। वर्ड के शब्द क्या होते हैं, राइट। जब शब्द आप सीख जाएंगे तो फिर आपको फ्रेज सीखना है, फ्रेज के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद ऐसे, और ऐसे के बाद बुक क्या होता है, राइट। चलिए तो हम लोग फिर से देखते हैं। तो अभी मैंने लेटर बताया, सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको लेटर बोलते हैं। अल्फाबेट, इसमें हम क्या करते हैं, उन्हीं ध्वनियों का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक अल्फाबेट हो जाता है, एक क्रमबद्ध तालिका बना देते हैं उन सभी ध्वनियों का जो 26 हैं अंग्रेजी के अंदर, उनको अल्फाबेट बोलते हैं। इसमें वॉवेल एंड कंसोनेंट 2 भागों में बांट दिए गए हैं, राइट। अब हम आगे आएंगे तो फिर हम तीसरी चीज यहाँ पे वर्ड के बारे में बात करेंगे। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो मैं बताऊंगा, देखिए एक चीजें एक दूसरे से सारी कनेक्ट हैं। जैसे अभी मैं कहूँ ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्ड क्या होता है, तो वर्ड का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंग, मतलब एक मीनिंग जरूर आना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आता है तो आखिर मतलब ये जो शब्द है ये शब्द का शब्द नहीं माना जाएगा। शब्द इसे तब कहेंगे, मतलब इसे हिंदी में कहेंगे कि वर्णों का एक समूह, वर्णों का एक समूह लेकिन सार्थक हो, जिसका एक अर्थ हो। वर्णों का एक सार्थक समूह है ना, शब्द कहलाता है, मतलब शब्द। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग चीजों को समझ लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने P ले लिया और U ले लिया और T ले लिया, इन तीनों को जब हम एक साथ रखेंगे तो एक शब्द बन के आएगा पुट। पुट मतलब होता है रखना, ये एक वर्ब है। मतलब हम 3 लेटर्स को एक साथ रखे, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किए, तो जो पर्टिकुलर वर्ड आपको मिला उसे हम क्या बोलते हैं, उस वही वर्ड है। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स एक पर्टिकुलर मीनिंग कैरी कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द। तो शब्द आप लोग जान गए हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर से बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर से शब्द बनते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आपने लेटर सीखा, फिर अल्फाबेट सीखा, इसको 2 भागों में बांट दिए गए, वॉवेल और कंसोनेंट्स, और फिर मैंने आपको बताया वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वर्ड के बाद आता है यहाँ से फ्रेज, राइट। चलिए फ्रेज देखते हैं, फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज को मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है सबसे पहले शब्द समूह, राइट। शब्द का समूह, शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया नहीं होनी चाहिए।
मतलब कुछ शब्दों को एक साथ रखा जाए हमेशा एक साथ और उसका एक मीनिंग निकल के आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। चलिए जैसे मैं बोलूं कि ऑल ऑफ अ सडन, देखो ये कहीं पे आपको बार बार सुनने को मिल सकता है, इसका हिंदी अर्थ होता है अचानक। अगर मैं बोलूं कि यू कांट स्पीक इंग्लिश ऑल ऑफ अ सडन, आप अंग्रेजी अचानक से नहीं बोल सकते, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, you need to devote yourself, you need to give time and attention to it, then after a certain set of time up to a limit अगर आप मेहनत करते हैं तो then definitely you will start speaking, okay? So आपको अचानक कुछ चीजें नहीं होती, तो अचानक का हिंदी अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए इस अचानक का अंग्रेजी पूरा अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो all of a sudden होगा। all of a sudden हम क्यों ले रहे हैं, आप इसको suddenly भी तो बोल सकते थे, लेकिन आप अंग्रेजी बोलना सीखने आए हैं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में किसी पर्टिकुलर शब्द को बोलेंगे। तो अचानक का मतलब आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड याद कर लीजिए जिसे हम फ्रेज बोलते हैं, ये अब क्या कहलाएगा, एक फ्रेज, पर्टिकुलर फ्रेज। फ्रेज में हम देखो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच रख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट नहीं रखना है उसके इसके अंदर। जैसे ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो बोलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दो एग्जांपल हो गए, और भी आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज, ये फ्रेज का एग्जांपल है। तो ये दो एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। फिर से इसको समझ लीजिए, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a certain meaning, जिसका एक क्या होता है, एक निश्चित मीनिंग होता है। a group of words that has a certain meaning, complete meaning नहीं बट एक निश्चित इसका अर्थ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज के बाद हम लोग आज की इस क्लास में क्लॉज सीखेंगे। क्लॉज से लेकर के हम बुक तक चीजों को समझेंगे, फिर हमारा ये आज का क्लास ओवर होगा। आप लोग चीजों को सिस्टमैटिक वे में समझिए और कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, पूरा क्लास देखिए। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो इसको फिर दोहराइए एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। दोहराइए, वीडियो को 2 बार प्ले करके देखिए, दोस्तों को जरूर बताइए ताकि इस कोर्स का फायदा उठा पाए सबके साथ, है ना। क्लॉज सीखना है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब होता है वाक्य खंड, ओके, मैंने बताया अभी कई बार। तो वाक्य खंड, या अब देखो वाक्य का खंड, अगर देखो कोई वाक्य अगर बने, जैसे मैं एग्जांपल ही पहले ले लूं, एग्जांपल मेथड से समझाता हूं। जैसे कि आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूं आप सही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो आई थिंक भी एक सेंटेंस टाइप का लग रहा है, मतलब यहाँ पे अभी मैं फुल स्टॉप लगा देता तो एक वाक्य बच जाता, और यू आर राइट भी एक सेंटेंस टाइप का लग रहा है, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया और दोनों में एक कर्ता है और क्रिया भी है। देखो कर्ता और क्रिया के बिना तो कोई वाक्य बन नहीं सकता, कर्ता को इग्नोर कर सकते हैं कभी कभी। देखिए आई थिंक का मतलब 2 चीजें हैं, मैं सोचता हूँ, और ये इसको मैं सोचता हूँ और आप सही हैं। देखो इसमें 2 बातों को जोड़ करके एक साथ कर दिया गया और अंत में फुल स्टॉप लगाया गया, यानी कि मैं सोचता हूँ आप सही है। तो ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा एक क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये बड़े वाक्य को बनाते समय हम उसमें टुकड़े टुकड़े को ऐड करते हैं। जैसे आपकी मकान होती है, जिस मकान में आप रहते हैं उसमें ईंट रख करके पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है, और उस दीवार को ऊपर से ऐसे आप पेंट कर दिए हो कि आप पता नहीं चलता है कि इसमें चीजें जोड़ी भी गई है। तो जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो हम ढेर सारे क्लॉजेस को एक साथ ऐसे जोड़ देते हैं और ऊपर से उसको ऐसा हम ऐसे फिनिशिंग कर देते हैं कि पता नहीं चलता है कि इसमें चीजें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए देखिएगा कोई वाक्य 5 से 8 शब्द का होता है, जिसे हम मानक वाक्य कहते हैं। मानक वाक्य जो 5 से 8 शब्दों का, वो एक छोटा बच्चा भी उसको बना लेता है, उसमें कोई एरर उसको नहीं नजर आता है। लेकिन जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठा के पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे एक वाक्य 35 शब्दों का मिलता है, 35 शब्दों का एक वाक्य मिलता है। तो वहां पे वो वाक्य बढ़ाया कैसे गया, उसको बड़ा कैसे किया गया, उसमें हम 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज एक सिस्टमेटिक मैनर में ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लिखते हैं। इसलिए 35 शब्द का जब वाक्य आपके सामने अपीयर होता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते, मीनिंग निकाल नहीं पाते हैं।
देखिए, लेकिन हम लोगों को एक जो अनुभव हुआ है, मेरे पास 15 साल का अंग्रेजी पढ़ाने का, अब वाक्य चाहे 35 शब्द का हो चाहे 50 शब्द का हो, मीनिंग क्लियर हो जाता है कहाँ से क्या है वो चीजें मैं भी आपको उस स्थिति में ला दूंगा कि आप आसानी से किसी भी बड़े वाक्य का अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब वाक्य का एक टुकड़ा जो एक निश्चित अर्थ रखे, उसमें कर्ता हो और एक क्रिया हो। अब आप कहेंगे कि सर फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है? देखो, फ्रेज में यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नाम की चीज नहीं थी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की एंट्री हो गई, लेकिन ये भी अभी पूरा अर्थ नहीं रख रही है। पूरा अर्थ रखने वाली जो कॉम्बिनेशन होगी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा जिसका पूरा अर्थ निकल के आएगा, उसे हम वाक्य कहते हैं। ओके, तो चलिए वाक्य पे थोड़ा काम करेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा बात करते हैं कि ये वाक्य क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य का मतलब ये देखिए, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ हो, है ना, भाव हो, उसी को हम वाक्य बोलते हैं। इसे हिंदी में आप कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। राइट, चलिए अब देखिए, थोड़ी सी और बातें सेंटेंस के बारे में जाननी है कि देखिए, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे? मतलब इसे ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे? बड़े अक्षरों से। ठीक है, अंत में, इसके अंत में दो बातें ध्यान रखिएगा। अंत में एक फुल स्टॉप लगेगा। अगर सामान्य जानकारी प्रकट करता है तो फुल स्टॉप, प्रश्न पूछता है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये वाला चिन्ह, और आश्चर्य दर्शाया गया है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये दो चीजें जानिएगा। वाक्य कभी भी हम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप। इसे हम टर्मिनल पंक्चुएशन बोलते हैं। ये तीनों ही टर्म में यूज होते हैं, अंत में यूज होते हैं। इसे हम टर्मिनल पंक्चुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पंक्चुएशन। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक वाक्य जब भी लिखिएगा आप लोग, तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल जाएगा, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा और भी कोई चिन्ह है, कॉलन, सेमीकोलन, डैश, ये सब वाक्य के अंदर यूज हो सकते हैं। अंत में केवल इन तीनों का यूज होगा। अच्छा, वाक्य में कर्ता का क्रिया से सहमति होना चाहिए। सभी शब्द एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। वाक्य के अंदर कोई किसी जगह का नाम या भगवान का नाम या गॉड का नाम या विशेष किसी पर्टिकुलर महत्व की चीजों का नाम आता है, प्रॉपर नाउन्स वगैरह, तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप सेंटेंस को समझ गए हैं। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि आई एम हैप्पी टू ज्वाइन दिस क्लास, इस क्लास को ज्वाइन करके मैं खुश हूं। राइट, आपको लगता है कि आप इस क्लास को ज्वाइन करके खुश हैं, तो देखिए ये जो आई है ना, ये कैपिटल रहना चाहिए, है ना, यहाँ पर, और अंत में फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब ये पूरा एक इसे पूरे को हम बोलेंगे सेंटेंस, इसे हम वाक्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, अंत में चिन्ह भी लगा हुआ है, कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, इसमें सभी शब्द एक दूसरे से सहमत हैं, ग्रामर रूल्स को फॉलो किया गया है, इसके लिए हम इसको वाक्य बोलेंगे। और ये जो लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज थे, ये वाक्य के अंश मात्र थे, टुकड़े थे। देखिए, अगर वाक्य इतनी बड़ी संरचना है तो समझ लो ये अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस के अंदर आपको लेटर मिल सकते हैं, वर्ड्स मिल सकते हैं, इसमें फ्रेजेस मिल सकते हैं, शब्द समूह, क्लॉजेस मिल सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स, चिन्ह मिल सकते हैं, ये और सभी शब्दों का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनेगा, तब उसको वाक्य कहा जाएगा। वाक्य को लोग इतने हल्के में लेते हैं। वाक्य का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेटर, फ्रेज, क्लॉज,
बहुत सारे चिन्ह, अंत में केवल ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अंत में आएगा। ये बस छोटी सी बात आप लोग जानते रहिए। अभी हम क्या करेंगे, पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ को हिंदी में मैंने एक बार बताया है, अभी फिर से अनुच्छेद बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, 2-3 सेंटेंस का हम इकट्ठा कर लें, 4, 10, 15 सेंटेंस इकट्ठा कर लें। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ऑन अ टॉपिक, ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक विशेष टॉपिक पे हम 2, 4, 10 सेंटेंस को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पैराग्राफ। और देखिएगा वो सभी सब सेंटेंस एक दूसरे से गुथे होने चाहिए, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, है ना, और एक वो अपने मीनिंग को सर्व करना चाहिए। तो जैसे देखिएगा कभी भी पैराग्राफ लिखा जाता है तो ऐसे 4 लाइन लिखी रहती है, पहली लाइन में एक शब्द भर का जगह छोड़ा गया होता है। कुछ लोग पूरा लाइन यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं, एक शब्द का जगह छोड़ना होता है, और आप ऐसे 4 लाइन अगर कहीं लिखते हैं और यहाँ पर इसको समाप्त कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पैराग्राफ। देखिए यहाँ से ये शुरू होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में मत रखिएगा, नहीं तो ये किसी का स्पोकन वर्ड मान लिया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, राइट, पैराग्राफ। तो आपको ये क्लियर हो गया, इसी को हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो पैराग्राफ में अगर ध्यान से नजर डाला जाए तो वाक्य ही है, और वाक्य कैसे बना है, क्लॉज से, फ्रेज से, वर्ड से, लेटर से। ओके, तो आपको एक कॉम्बिनेशन पता चल गया। अच्छा, अब शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आप 2-3 पैराग्राफ लिख दिए किसी टॉपिक पे, 2 से 3, 4 पैराग्राफ लिख दिए, तो क्या बन जाएगा, एस्से बन जाएगा। एस्से मतलब निबंध। किसी भी, जैसे पैराग्राफ को 4, 6, 10 को इकट्ठा कर दिए तो 4, 6 पेज का कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के चला आया, एस्से बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई। और देखा जाए तो 2-4 एस्से अगर किसी चीज में लिख करके कलेक्ट कर दी जाए तो एक बुक का रूप धारण कर लेती है, एक किताब बन जाती है। तो मैंने आपको सारी चीजें एकदम 0 टू लास्ट मेट्रिक सीक्वेंस में बताया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। लेटर सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ओके, ये अंग्रेजी में 26 होते हैं। इनका अगर एक क्रमबद्ध टेबल बना दिया जाए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया जाए, उसे अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 2 तरह की ध्वनियां शामिल हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो माउथ हाफ ओपन रहता है, टंग नीचे रहता है, हवा बिना टकराए बाहर आती है। और जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा टकरा के बाहर आती है, माउथ हाफ ओपन नहीं रहता है, टंग लो नहीं रहता है। ओके, ऐसी ध्वनियों का जो कॉम्बिनेशन है वॉवेल 5 है, कंसोनेंट्स 21 है। ओके, वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब हम लेटर्स का एक ग्रुप बना दें जिसका एक मीनिंग आ जाए, जैसे पेन, PEN, पेन, पेन मतलब कलम, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अब हम शब्दों का एक समूह बना देंगे तो एक फ्रेज कहलाएगा। शब्दों का समूह फ्रेज कहलाएगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम पर कम नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार। अब देखिए क्लॉज क्या होता है, वाक्यों का खंड। जैसे आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू ऑल हैव टेकन अ गुड डिसीजन। मैं सोचता हूँ कि आप सभी ने एक अच्छा निर्णय लिया है अंग्रेजी सीखने का। तो ये हो गया आपका क्लॉज। क्लॉज को देखिए एक टुकड़ा मात्र है एक बड़े वाक्य का। तो वाक्य का मतलब एक वाक्यों का, वाक्य का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों के समूह से ही फ्रेज बना था, शब्दों के समूह से ही क्लॉज बना, शब्दों के समूह से ही सेंटेंस बनेगा, जिसका एक पूरा अर्थ निकल के आने लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस का जो समूह बनेगा वो पैराग्राफ कहलाएगा। पैराग्राफ का समूह बनेगा तो एस्से बनेगा, और एस्से के 2-3 एस्से 4 लिख करके चीजें प्रिंट कर दिया तो बुक बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you so much for watching and being a part of this spoken English journey. I hope you will be a fluent speaker by the end of this journey. इस 90 days सीरीज के इस अंत में आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।